सो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। जैसे कि हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर, देखो एक पूरी सीक्वेंस समझेंगे तो स्टोरी करेक्ट होगी। ये हम लोग एक स्टोरी तो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, जो जो हुआ होता आया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर, उसके बाद क्या हुआ, तो एक स्टोरी ही पढ़ रहे हैं तो स्टोरी को वैसे ही पढ़ेंगे करेक्ट करके कि पहले क्या हुआ था, रिकैप ले लेंगे कि कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था कि मेन दो पोल बन गए थे, यूएसएसआर एंड यूएसए। इनको अपनी अपनी ताकत दिखानी थी, खाली बातें कर रहे थे, मतलब वॉर नहीं कर रहे थे, दे शोइंग ऑफ कि भाई हमने ये वेपन बना लिया है, हमारे पास इतनी ताकत, हमारे पास इतनी पावर है। जितने यूएसएसआर धीरे 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 धीरे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वो सोशलिज्म में अटक गई थी आकर, और एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, वो एक जो एक होता है ना कि इंडिविजुअलिटी, एक होता है इंडिविजुअलिटी, अपनी खुद की पहचान होना या खुद की, वो लोगों के पास नहीं थी, जो भी थी गवर्नमेंट के पास थी। वो धीरे धीरे लोग फेडअप होते चले गए। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था और कैसे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन हो गया था। फिर एक ही पोल बचा था, वो थी अमेरिका, ठीक है, 1991 के बाद, जो कि वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए या पीस के लिए वो अच्छा नहीं था, एक पोल बना रहना, एक सुपर पावर बना रहना। तो कुछ धीरे 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 करके जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए और एक पावर की शक्ल में, के फॉर्म में, एक पोल के फॉर्म में, एक पावर के फॉर्म में काउंटर करने के लिए सुपर पावर को खड़े हुए। तो वही जो ऑल्टरनेटिव हैं वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ कंट्रीज के अपने अपने जो कॉन्टिनेंट या फिर रीजन वाइज ग्रुप बना लिए और एक सुपर पावर काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे कंट्रीज तो वो इतने इंडिविजुअल तौर पे इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने से बेनिफिट क्या हुआ मालूम है, जिससे कि बिजनेस अच्छे से कर सके, बिजनेस का एक बहुत बड़ा फ्रीडम मिल गया, है ना, कि भाई हम, आप हमारे कंट्री में आके सामान बेचो, आप हमारे बेचो, हम टैक्सेस नहीं लेंगे, मिनिमम टैक्स लेंगे। तो काफ़ी फ्रीडम दे दिया कि जो बिजनेसमैन थे वो आराम से मूव होने लगे, जाने लगे एक दूसरे कंट्री, फैक्ट्री, एक दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगे। भाई हमारे पास ऑयल है, तुम्हारे पास चावल है, गेहूँ है, चलो तुम ऑयल ले लो, हम ये ले लें, ठीक है। तो बिजनेस में काफ़ी फायदा हो गया। अब मिलिट्री की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, भाई किसी के पास आर्मी ज़्यादा थी, किसी के पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना, मैन पावर यानी आर्मी ज़्यादा थी, किसी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, तो आपस में उन्होंने कोलैबोरेट किया कि चलो हम अपनी बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे को काउंटर नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के बाउंड्री के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हम लोग वापस नहीं प्रोड्यूस करेंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो आपस में एक दूसरे बाउंड्री को छेड़ेंगे नहीं। जो भी कंट्रीज आपस में जो ग्रुप बना रही थी, अलग अलग अभी पढ़ेंगे कि किन किन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया, वो हम लोग छेड़ेंगे नहीं, तो ये आपस में एक श्योरिटी हो गई, है ना, मिलिट्री कॉपरेशन मिल गया कि मिलिट्री हम लोग मिलकर मजबूत बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये था। तो चलो अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कैसे कैसे ग्रुप बनाए गए। तो ये आ गया यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन जो ईयू बना, तो किन किन कंट्रीज ने मिलकर बनाया। तो ईयू भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ईयू का बनने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। फाइनल काफी सालों बाद हुआ है, लेकिन बनने का काम स्टार्ट हो गया था। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, यू कैन अंडरस्टैंड फील कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट पूरा यूरोप था, दोनों ही ग्रुप से पूरा यूरोप का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट पूरे मोस्टली ज़्यादातर कंट्रीज यूरोप की थी, जो कि वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालत बहुत बेकार हो गई थी, इकोनॉमी बहुत बेकार हो गई थी, खाने पीने के बिल्कुल वाट लगी हुई थी, ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड यूरोपियन इकोनॉमी, राइवलरी और फ्रेंडशिप बिटवीन द यूरोपियन स्टेट, यूरोपियन बीच में राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, कुछ में फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी। तो इन्होंने मिलकर, फिर क्या हुआ, अमेरिका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इनकी हालत खराब हो गई तो अमेरिका ने आगे आकर इनकी हेल्प की। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्शल प्लान। भाई क्यों हेल्प अमेरिका कर रहा है, फ्री में थोड़ी ना कर रहा है, वो तो कर्जा दे रहा है। भाई कर्जा जितना दिए लोग, हमारा एहसान रहेगा, हमारी पावर तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, एक तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर रहेगा। तो अब यूएस ने आकर आगे आगे आके इनकी इकोनॉमी को बिल्डअप किया इनकी इकोनॉमी को। तो द मार्शल प्लान वॉज propounded by the US
on 23 April 1947 also fueled a feeling of मिसट्रस्ट इन द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन से ये इसको अमेरिका को यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन से बिल्कुल हटाना चाहता था उनका इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोप का यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न साइड, रशिया ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न तो काफ़ी इन्फ्लुएंस में थे इसके, रशिया के, तो ये अपना एक इन्फ्लुएंस चाह रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान a program to provide financial assistance of $15 billion to Western European countries was accepted, and its main objective was to start the Marshall Plan in April 1945 by the US for its reconstruction of economic condition of Europe and the countries of Western Europe, and it continued till 1950। मतलब 5-6 साल कंटिन्यू हेल्प किया, ठीक है। ओके, अब यूरोपियन कंट्री ने क्या सोचा कि यार यूएस आके पूरी हेल्प कर रहा है, पूरी ये अपने इकोनॉमिक को फिर से फ्यूल अप कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है यार। तो इन्होंने क्या, ऐसा नहीं है अमेरिका के हम इतने इन्फ्लुएंस में आ जाएं, इतना सुपर पावर बन जाए कि हमेशा उसके ही उसमें हम लोग दबे रहें, है ना। तो ये इनके मन में फीलिंग थी, इनके कंट्रीज के मन में कि ये तो पूरा यूएस ही डोमिनेंस कर रहा है पूरी तरीके से सारी पावर। तो इन्होंने क्या सोचा कि यूनिटी बनाई जाए, हम लोग यूनिटी बनाएंगे जिससे कि हम यूएस के पावर को भी क्या कर काउंटर कर सकते हैं आगे चलकर, ऐसी कोई सिचुएशन आई तो 1948 में फॉर्मेशन हुआ किसका, OEEC। ये तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेशन, अभी इसमें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेशन बना। फिर 1949 में द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जिसमें कि जो पॉलिटिक्स भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो कहीं ना कहीं से बाकी कंट्रीज से क्या करें, मर्ज कर सकें, ठीक है ना। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, जो लॉज हैं। फिर 1957 में क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज इस्टेब्लिश फॉर ग्रोविंग इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, मतलब OEC के बाद एक और कम्युनिटी स्टार्ट हुई, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर 1992 में काफी आगे जाकर जब 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 क्या हुआ, USSR डिसइंटीग्रेशन, है ना, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, है ना, 1991 में हुआ था ना। तो वहां से काफी कंट्रीज फ्री हो गई थी, जो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज USSR में थी। तब जाके इनको लगा कि यार अब बहुत जरूरी है क्या बनना है, यूरोपियन यूनियन बनाना। तो यही एक मौका है, क्योंकि USSR खत्म हो गया, यही एक मौका है कि हम अपनी पावर बिल्डअप कर सकते हैं। तो 1992 में यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है ना। तो क्या था इनका, इनके जो पॉइंट थे, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। कैपिटल किसको बनाया, ब्रुसेल्स को कैपिटल बनाया। करेंसी क्या रखी, यूरो। इसमें 2-3 कंट्रीज कुछ कंडीशन नहीं एक्सेप्ट की, आगे लिमिटेशन है, जैसे एक आध कंट्री यूरो का एक्सेप्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो भी तुम्हारा EU बना था, बाद में थे ब्रिटिश तो बाहर हो गया बाद में 2002 या 3 में ब्रेग्जिट के नाम से, कि भाई हम इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो ब्रिटिश UK था इसके अंदर, तो यूरो को कॉमन इन्होंने मान लिया करेंसी, जो कि आगे चलकर डॉलर से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू हुई, इतना इसने डॉलर काउंटर की। मोटो क्या था, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। नेशनल एंथम क्या था, वोट टू ज्वाइन। फिर EU वॉन नोबेल प्राइज इन 2012, कि कभी कोई लड़ाई नहीं हुई फिर आपस में, EU का इतना बड़ा रोल रहा है। पहले यूरोपियन कंट्री आपस में कुछ ना कुछ फाइट या वॉर हुआ करते थे, लेकिन नहीं, अब हुआ ही नहीं, तो 2012 में इसके लिए फिर नोबेल भी मिला। यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन, इकोनॉमिक भी एज वेल एज, तो इकोनॉमिक ऐसे कि इतने सारे कंट्रीज थे इसमें कि आपस में उनका बिजनेस करना है। जैसे आप दूसरे कंट्री जाते हो तो वीज़ा के कितने इश्यूज रहते हैं, कितने ज़्यादा उसमें चेकिंग होती है ना, इंस्पेक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें खत्म की। एक वीज़ा लेके आप कई कंट्रीज घूम सकते थे, ठीक है ना।
तो इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन, दे एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट। तो ये ओवरऑल एक स्टेट के जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दे फॉलोड मोर कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। जब फॉरेन पॉलिसीज थी उन एक कंट्री की, पूरे ग्रुप ने भी वही फॉलो अप किया कि जो भी बनाया गया कि भाई हमारी ये फॉरेन पॉलिसीज रहेगी अमेरिका के लिए, हमारी ये फॉरेन पॉलिसीज रहेगी आपके लिए, हमारी ये फॉरेन पॉलिसीज रहेगी रशिया के लिए। तो सारे कंट्रीज ने वही तो एक बन गया ना, यानी कि एक कंट्री को किसी ने प्रॉब्लम की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कंट्री एक हो जाएगी, भाई ठीक है आपने इसको ये नहीं दे रहे हो, हम आपको ये नहीं दें दूसरी कंट्री के सपोर्ट में। जैसे नाटो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप बना कि एक नाटो में जितने मेंबर्स हैं, अगर एक मेंबर पे अटैक हुआ तो क्या माना जाएगा कि वो सारे कंट्रीज पर अटैक, वो कंट्रीज को क्या माना जाएगा, सारे कंट्रीज पर अटैक कर दिया आपने। जैसे कि आपने फ्रांस में किया तो ये माना जाएगा कि आपने ब्रिटेन में भी कर दिया, आपने इटली में भी कर दिया, एक क्योंकि नाटो के जितने मेंबर, अमेरिका में भी किया आपने अटैक, ऐसा माना जाएगा। प्लस सब बिल्ड होकर उस कंट्री में अटैक कर सकती हैं। एक जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाटो ग्रुप बना। इसी तरह ये जो था ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, ट्रैवलिंग करना हुआ, रास्ता देना हुआ, रोड्स हुए, आप फ्री होकर बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, मोटो था, मेन ऑब्जेक्टिव। क्या स्ट्रेंथ बनी जब ईयू बना, तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती चली गई। भाई आप खुद ही सोचो ना कि जब एक ग्रुप बन जाएगा, जैसे मेरे पास एक सामान नहीं है, 4 सामान है, किसी ने बाहर से रशिया वाले की डिमांड है 5, कोई 5 चीज़ हो, 4 चीज़ एक नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने बाजू वाले कंट्री से जो भी उनका ग्रुप था वो एक सामान लेकर पहुंचा दिया 5 सामान, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है ग्रुप बनने से, कोऑपरेशन बनने से। तो इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और जितनी मतलब क्या हालात थे इकोनॉमी के, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई। यूरो इज ए थ्रेट टू यूएस डॉलर, मतलब यूरो इतना बड़ा बन गया कि यूएस डॉलर के लिए ट्रेड लार्ज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, सिग्निफिकेंट रोल इन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, बहुत इनकी चलती है, तो इनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। G8 G20 जो कंट्रीज है, ग्रुप है, उसमें इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो इनका वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी बड़ा रोल है इनका। मिलिट्री में 2 परमानेंट मेंबर इन द यूएन काउंसिल, यूके एंड फ्रांस, यूके एंड फ्रांस। जो 5 वीटो पावर है यूएन में, जिसमें कि इनमें यूके एंड फ्रांस ये दो तो यही हो गए, लेकिन अब क्योंकि यूके तो बाहर हो गया है तो अब फ्रांस है, ऑटोमेटिक फ्रांस बन गया। तो 2 ये मेंबर आर न्यूक्लियर पावर, यूके एंड फ्रांस, एक न्यूक्लियर पावर में भी यही लोग हैं, ठीक है ना, आइए बात समझ में। तो इतना बड़ा ये एक इनका अचीवमेंट है। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा हम लोग ने, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम लोग समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या अचीवमेंट्स लिए, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, उसके बाद क्या पढ़ा, नहीं पहले पढ़ा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर क्या पढ़ा, अचीवमेंट्स पढ़े हमने। वीकनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो डिफरेंस बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑन मैनी एरियाज ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। अब वीकनेस, जैसे वीकनेस कुछ कंट्रीज कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर रही थी भाई, अब भाई इतने ज़्यादा ग्रुप जो पूरा बना था तो कॉमन पॉलिसी रखनी थी। अब कुछ कंट्री कह रहे यार हम उस कॉमन पॉलिसी में हम नहीं कंफर्टेबल है, जैसे कि आगे चल के यूके बाहर हो गया, ठीक है ना। तो ये जैसे डेनमार्क स्वीडन में जो एक मैस्ट्रिच ट्रीटी थी वो अडॉप्ट नहीं की, उसके अंदर यूरो को ये करना था, अडॉप्शन करना था, यूरो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, हम बोले अपनी करेंसी रखेंगे। तो कुछ वीकनेस भी रही है, लेकिन मोस्टली ये इनको ओवरऑल सक्सेस ही माना जाएगा। 2 पेज पढ़ा दिए, हो गया, ठीक है। तो ये था ईयू के बारे में, ओके। अब जो नेक्स्ट कहीं और रीजन में एक ग्रुप तैयार हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन ईस्ट नेशन। ईस्ट में जाके साउथ, ईस्ट में गए एशिया के, बाद में नीचे साउथ में कौन सी कंट्रीज है, मैप दिमाग में वर्ल्ड का होना बहुत जरूरी है। मैप है ना बहुत जरूरी है कि यार ये कंट्रीज कहाँ पर हैं, अमेरिका के रेफरेंस से कहाँ पर हैं, रशिया के रेफरेंस से कहाँ पर है, इंडिया के रेफरेंस से कहाँ पर है। तो अगर हम एशिया की बात करें तो ईस्ट साउथ,
ईस्ट में गए, चाइना भी ना आया, फिर साउथ में नीचे उतर गए, नहीं इंडोनेशिया है, मलेशिया है ना, ये कंट्रीज वहाँ पे लाई कर रही, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो अब उन्होंने ये देखा कि वहाँ का जो रीजन था साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट नेशन जो थे, तो कौन कौन थे साउथ ईस्ट में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यानी 1 2 3 4 5, पहले 5 कंट्रीज ने मिलकर फाउंड किया किसको? एशियान को। दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ। साउथ में गए, साउथ ईस्ट नेशन, साउथ में ईस्ट साइड, मतलब या ईस्ट में के साउथ में मान, है ना, चाइना के नीचे जो भी कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इसको बोलते हैं, इसका कुछ निमोनिक है, याद नहीं आ रहा है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। निमोनिक थोड़ा इंटरनेट से निकाल लिया, टाइप करो एशियान निमोनिक तो अपने आप आ जाएगा, ऐसे निकालोगे तो आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, कि कौन कौन से कंट्रीज थी। सो साउथ ईस्ट एशिया वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल। ये जितनी भी कंट्रीज है साउथ ईस्ट में, ये ठीक है। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर साउथ ईस्ट एशिया फेस प्रॉब्लम, क्योंकि कॉलोनियल रूल था, सब ब्रिटिश वाले, फ्रांस वाले थे इन सब कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएन बनी तो धीरे धीरे उनको फ्रीडम मिलती गई। भाई यूएन का ऑब्जेक्टिव यही था कि जहाँ जहाँ कॉलोनीज हैं, जहाँ जहाँ दूसरे कंट्रीज के रूल कर रहे हैं, वहाँ पे उनको हटाएं, फ्री करें। ये एक यूएन से बेनिफिट मिला है काफ़ी, यूएन बनने के बाद फ्रीडम का लोगों को। सो नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड प्रेशर टू ज्वाइन और, तो इनके ऊपर जब कॉलोनियल रूल हटा तो काफ़ी प्रेशर आ गया, गरीबी थी, नेशन को वापस से बिल्ड करना था, आर्मी खुद की बनवानी था, डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना था। ये अगर बात कर लिया तो अच्छा नहीं होगा, बस पहले बता दें। ए वहाब, तो भाई काफी इनके ऊपर प्रेशर था, पावर ब्लॉक को ज्वाइन करने का प्रेशर था कि उस पोल को ज्वाइन करें, इस पोल को ज्वाइन करें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये पीछे भी बहुत थे, गरीबी भी बहुत थी, इकोनॉमिक पूरी डाउन थी, तो इन्होंने भी क्या किया, आपस में मिलकर ग्रुप बनाया कि यार चलो ट्रेड, फ्री ट्रेड करेंगे, सिक्योरिटीज एक दूसरे को, बाउंड्रीज को नहीं छेड़ेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करेंगे, आपस ही में नहीं लड़ेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की। तो नेशन, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज नॉट इफेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। एशियन वाज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो फाउंड बैंकॉक में ये पूरा ये हुआ एग्रीमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम लोग ये देख रहे थे कि जो दो ग्रुप थे उनको हट के जो कंट्रीज थे, मतलब जो दो पोल थे, वो जो उनके दो ग्रुप थे, उनके हट के जो, हाँ उनके वो जो दोनों ग्रुप में नहीं थे, तो वो था नॉन अलाइनमेंट, वो उनके अलाइनमेंट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जब दोनों में नहीं उन्हें जाना था, ना यूएसएसआर में जाना था, ना यूएस पोल के ग्रुप में जाना था, ठीक है ना, तो फिर उन्होंने एशियान बनाया। तो फाउंडिंग मेंबर वाज वर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। लेटर, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन सी कंट्री ज्वाइन हुए? ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, ये ज्वाइन हुए। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 10, और इसका सिंबल देखोगे तो 10 कंट्री का 10 इसका सिंबल रहता है, ठीक है, इसका सिंबल इसमें दिया होगा। दे हैव देयर ओन फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फ्लैग अपने थे, ठीक, अपना एक फ्लैग बना दिया, नेशनल एंथम बना दी थी। देयर जनरल सेक्रेटरी चेंज, जनरल सेक्रेटरी तो बदलते रहते हैं, उसमें से कोई वो नहीं है। मेंबर कितने? 10 कंट्रीज। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव यार जो कहीं ना कहीं थे, सबके थे ग्रुप के, वो उनका भी था कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो तो उनका भी था, ठीक है। और क्या है इसमें? लाओ नोट्स लाई, कहाँ है इसमें? ठीक है, तो ये देखो, कोई बात नहीं, ये सिंबल था, ये एशियान का सिंबल फ्लैग का। ऐसे देखो कि इसे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 10 कंट्री हो गई थी ना बाद में। ठीक है, तो एक दूसरे को हेल्प करने लगे, फ्री ट्रेड करने लगे, लाइसेंसिंग या रिस्ट्रिक्शन को मिनिमम उन्होंने किया। ठीक है ना। तो ये था एशियान के बारे में। तो ये दो हमने पढ़ा, ईयू, एशिया। अब देखो चाइनीज, चाइना के बारे में, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव पावर, ये दो ग्रुप बन के अपने पावर को बिल्ड करने लगे थे। अब एक कंट्री थी चाइना। ठीक है, तो चाइना के बारे में देखेंगे हम लोग। तो चाइना पहले है ना काफी वीक था, सोशलिज्म बेस पर था, काफी वीक था। चाइना ने जब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू की, कैपिटलिस्टिक, भाई पहले बाहर की कंट्री से बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं करता था चाइना। भाई अपना ही बनाएंगे, अपना ही सब, अपने कंट्री के अंदर रहेंगे, अपनी कल्चर के अंदर रहेंगे। बाहर की टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें, ये चाइना को इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट जब लीडरशिप चेंज हुई, धीरे धीरे पॉलिटिक्स चेंज हुई, तो 1978 के बाद एक ग्रेट पावर अराइज होने लगा चाइना। क्यों होने लगा? क्योंकि उसने क्या किया था, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो अपने कंट्री में लाने लगा था। मतलब बाहर की कंट्री से इंटरेक्शन उसने स्टार्ट कर दिया, बाहर की कंट्री से, वेस्टर्न कंट्रीज से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, पहले नहीं करता, पहले नहीं है। तो बाहर की काफ़ी कंट्री जो चाइना की, अमेरिका हुए, यूरोप की कंट्रीज को अपने कंट्री बोला आके क्या खोलो, फैक्ट्री खोलो। क्या खोलो? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई की फैक्ट्री खोला। इससे क्या हुआ, इसका फायदा, यूरोपियन बढ़ती चली गई, क्योंकि भाई वो बाहर की टेक्नोलॉजी से टच में ही नहीं था चाइना। जब उन्होंने, भाई बड़ी बड़ी कंपनी आई, मोटर व्हीकल, ऑटोमोबाइल हुआ, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हुई, तो उनको टेक्नोलॉजी भी मिल गई ना कॉपी करने को। जब आके फैक्ट्री डाली तो लोगों को काम मिला। ऐसे तो बाहर का पैसा आ ही नहीं रहा था, अपने कंट्री में कमा रहे, खा रहे, उगा रहे, कितना करते, बाहर का पैसा कुछ आ ही नहीं पा रहा था पहले। जब भाई बाहर का पैसा कब आएगा? तुम बाहर सामान बेचो या बाहर जॉब करो, बाहर वाले तुम्हें सैलरी देंगे तो तुम्हारी कंट्री में पैसा आएगा, या बाहर सामान बेचोगे तो पेमेंट तुम्हारी कंट्री में आएगा। कंट्री ग्रोथ तभी होती है, तुम बाहर की कंट्री से पैसा आएगा तुम्हारी कंट्री में, तभी ग्रोथ होगी। तुम्हारे घर में 5 लोग हैं, मानो भाई बहन अम्मी पापा, ठीक है, ओवरऑल एक पैसा है। अब आपस में तुम लेन देन करते रहो, तुमने मम्मा को दे दिया पैसे, मम्मा ने पापा को दिए, फिर पापा ने तुम्हें दे दिया, कुछ भी डीलिंग हो रही है, तो पैसा तो घर ही के अंदर घूम रहा है ना। पैसा बढ़ कहाँ रहा है? पैसा घर ही घर में घूम रहा है, आपस में लेन देन कर रहे हो, आपस में लेन देन कर रहे हो। तो वही हुआ था चाइना के, आपस ही में सब कुछ हो रहा था। जब तक कि बाहर से नहीं, कि भाई बाहर को तुमने सामान किसी बाहर के मेंबर को बेचा सामान, तो बाहर का पैसा फिर तुम्हारे पापा ने घर पे लेकर आए बिजनेस करके, तब तुम्हारे घर की इकोनॉमी बढ़ी। तो फिर यही हुआ कि जब पॉलिटिक्स और थोड़ा आइडियोलॉजी चेंज हुई, सोशलिज्म थोड़ा प्राइवेटाइजेशन में गए, एफडीआई लेकर आए, लोगों के लिए दरवाजे खोले बाहर की कंट्री में, तो बाहर की कंट्री वालों ने बहुत जमीन दिया, सस्ता लेबर दिया चाइना ने, हमारे पास लोग बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज़ें दी तो टेक्नोलॉजी भी मिलने लगी, फिर यहाँ के लोगों को काम मिला, पैसा इतना आने लगा, इतना आने लगा कि चाइना वालों ने बाहर जाके खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर। ऐसे एक टाइम आ गया, अभी तो बाहर वाले आके चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फैक्ट्री डाल रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आया कि चाइना वाले बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करने लगे, फिर अपनी अपनी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री ओपन करते चले गए। इतनी टेक्नोलॉजी में काम किया इन्होंने, इतना काम किया, आज इलेक्ट्रॉनिक या बाकी चीज़ों पे, सेमी कंडक्टर बेस पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है ना, मोबाइल्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाइना की बहुत बड़ी पकड़, बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे अपने ही कंट्री में चाइना वाले, सस्ते सस्ते में बनाने लगे, सस्ते सस्ते में बनाने लगे, बाहर बेचने लगे। लोगों को चाहिए अच्छा और सस्ता, गुड लुकिंग, फिनिशिंग गुड्स हो, अच्छी फिनिश हो, ठीक है। तो मोबाइल जो बाहर वाले 20-20, 25-25 हज़ार के बने, वो 8-8, 10-10 हज़ार में बनाने लगे वही फीचर का मोबाइल। इतनी चीज़ें सस्ती हो गई और कर दिया, इतना इतना बाहर एक्सपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया कि 2040 के बाद ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका को क्रॉस कर देगा जीडीपी में, ठीक है। ये, हाँ, ये एक एक्सपेक्टेशन है जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है। अभी सेकंड नंबर पे यूएस, थर्ड नंबर में यू आ गया। इंडिया तो फिफ्थ या सिक्स में आ गया है, हाँ 6 या 5 में है, बड़ा कंट्री ना इंडिया।
बहुत बड़ी कंट्री है, सेकंड पॉपुलेशन लार्जेस्ट बहुत है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत है। अब यही बात है कि फर्स्ट अगर हम इज जापान को चाइना। देखें, कितना छोटा है, तो भी जापान कितने आगे, हाँ, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी अच्छी ह्यूमन है। ह्यूमन स्किल बहुत है। हम्म, मतलब वहाँ बच्चे को जो टाइम के बच्चों को घड़ी वड़ी असेंबलिंग करना सिखा देते, टीवी कंप्यूटर असेंबल करना सिखा देते, पढ़ाई का एजुकेशन का वो सिस्टम ही वहाँ पर वैसा है। अब वहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे ना अपना हो गए 2-3 घंटा ऐसे मोबाइल देख रहे हैं या लेटे हुए हैं ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है वहाँ पर। वहाँ पर एक एक मिनट को नुकसान लॉस मान, हम लोग को फीलिंग नहीं आती लॉस की। हम लोग आधा एक घंटा इधर उधर बातें करनी, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले गए, वहाँ पे नुकसान मान लेंगे यार 1 घंटा बर्बाद हो गया, मेरे इतने रुपए का नुकसान हो गया, 1 घंटे का नुकसान हो इंडिया में रट्टा गया। मार के पढ़ाई जाती है। इंडिया में तो चाय की दुकान में बैठ जाओ, सारी टेक्नोलॉजी की नहीं, बातें कर लो, है ना। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मार के पढ़ाई जाती है। वहाँ पे हाँ काफ़ी हद तक के प्रैक्टिकल। है, लेकिन 12th के बाद फिर प्रैक्टिकल हो जाता है काफ़ी हद हाँ। तक के। लेकिन ये है कि हाँ, शुरुआत से अगर 9-10 से प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा हो जाए तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा ये करें। परफॉर्म। हाँ, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं काफ़ी वर्ल्ड में। अब इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बताया गया, यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दे दिया आपको कि यार काफ़ी बढ़ गया, फिर जापान भी काफ़ी आगे चला गया, ठीक है। तो इंडिया चाइना के रिलेशन यार शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस अच्छे थे, 6-7-8 साल अच्छे रहे, काफ़ी अच्छे से किया, इंडिया चाइना भाई भाई बड़े नारे हुए। लेकिन फिर बॉर्डर देखो, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया में जो मोस्टली जो वॉर होते हैं ना, मेन रीज़न होता है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। वही मेन रीज़न ही वही होता है कि बॉर्डर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उसी में आपस में कहीं ना कहीं तो वॉर होया। तो यही इंडिया चाइना के साथ भी हुआ, जो आज चाइना ने ले लिया अक्साई चीन, अरुणाचल का काफ़ी बड़ा एरिया ले लिया, ठीक है ना। तो 1961-62 में देखो काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और फिर वॉर हो गई थी, काफ़ी बड़ी वॉर हो गई थी इंडिया चाइना में, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे कैसे ले सकते हैं belongs to India? यही तो है पावर। भाई इंग्लैंड और फ्रांस वालों ने इतनी कॉलोनीज कैसे बनाई वर्ल्ड में, पावर की बात है। आज देखो इसराइल ने फिलिस्तीन पर कितना ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, जबकि इसराइल 1948 में, एग्जिस्ट ही था, नहीं हाँ करता था है। ही नहीं, पैलेस्टीन था, इसराइल अभी वो भी तो नहीं। यहूदी लोग वर्ल्ड वॉर से परेशान होकर, है ना, हिटलर ने जितना ज़्यादा Palestinians ये किया gave था, them। तो उन्होंने जगह दी रहने के हाँ, लिए कि ठीक है आप यहाँ रह लो। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, तो यही चीज़ है, अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल ने एरिया कवर करता है, तो ये होता है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। Jews को सारी कंट्रीज में ठुकरा दिया कि आप हाँ हमारे कंट्री में नहीं रह सकते। हाँ, फेस आप फेस पैलेस्टीनियंस ये ने करके बोल सकते हो अपना स्टेटमेंट। नहीं नहीं बोलिए ना, तब अच्छी बात है। पैलेस्टीनियंस ने उनको जगह दी थी, हम्म, उन पे तरस खा के, हम्म। और अब उन्होंने फिर उन्हीं कंट्री में अब उन्हीं मुझसे करो कंट्री फोन। इन्वेड कर ली बाद में। तो यही हुआ, तो जो पावर होती है तो फिर और उनको गाजा स्ट्रिप में लिमिट कर दिया, बाकी जबकि पूरा हाइफा, टेल अवीव, एवरीथिंग इन इजराइल बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। वेरी गुड, एवरी ठीक है। प्लेस इन इजराइल तो बिलोंग्स टू 19, पैलेस्टाइन। हाँ तो ये हुआ, क्योंकि बहुत गलत हुआ, सब जानते हैं, हर कंट्री जानती है गलत हो रहा है। लेकिन अब ये कि अमेरिका का सपोर्ट है, तो बाकी जो अरेबियन कंट्रीज है वो भी कुछ नहीं बोल पाते नहीं, हैं। वो कुछ नहीं बोलते वही ना, क्योंकि बिकॉज इसके पीछे जो पावर खड़ा है ना वो वो अब बहुत बड़ा है। पैसों में बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, दरअसल इतना बड़ा पावर खड़ा है पीछे उसके कि अरब अमेरिका से कंट्रीज कोई भी, वेरी अमेरिका से कोई भी मुकाबला नहीं करना। नहीं करना चाहता, बट अरब कंट्रीज इज वेरी। तो 62 में जब वॉर हुआ, वही बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में, तो इंडिया का काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि चाइना स्ट्रांग था कंपेरेटिव इंडिया को। अभी तो फ्रीडम मिला, 10-12-15 साल हुए थे, कितना डेवलप हो पाया था, है ना। अभी तो फ्रीडम ही मिला था, सारी चीज़ें बना ही रहा था वो, और उसमें वॉर हो गया। तो इसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा नुकसान रहा था, क्योंकि उनको एक बॉर्डर, उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशन भी अच्छी थी चाइना की, चाइना ऊपरी लेवल पे थे, चाइना के जो बॉर्डर थे वो ऊपर लेवल के थे, पहाड़ लेवल पे थे, हिमालय वहाँ लेवल पे थे, इंडिया नीचे नीचे थे, तो वो उनको एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा था। आ गई बात समझ में, तो ये हो रहा था। तो लेकिन उसके बाद 76-78 के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में ये बढ़ने लगा, एक 80s के बाद, नहीं
प्रॉब्लम फिर 62 तक वॉर हुआ, उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो आगे 15-20 साल बाद जब वहाँ के भी लीडर चेंज हुए, तो धीरे धीरे फिर वापस से चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप देखो फिर थोड़ी सी चेंज हुई, तो उन्होंने इंडिया के साथ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ट्रेड होने लगे, उनको भी समझ में आने लगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। तो उन्होंने भी वो पॉलिसीज़ को यूज़ की, चलो अच्छे हम बिजनेस रिलेशन बना के रखें तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बेनिफिट होगा। तो फिर रिलेशन डेवलप होने लगे, फिर आपस में ट्रेड होने लगा, काफ़ी सारे पॉलिसीज आपस में बनी, एग्रीमेंट बने दोनों के बीच में, और काफ़ी बड़े लेवल पे चाइना और इंडिया के बिजनेस अब होने लगा। राजीव गांधी गए वहाँ विजिट किया चाइना में, और रिलेशन को रिबिल्ड करने के लिए, बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन, है ना, और ट्रेड में बिजनेस में कॉपरेशन बढ़े। तो धीरे धीरे इनकी देखो यहाँ पर जो पहले इंडिया चाइना का जो बिजनेस $338 था, सॉरी $338 मिलियन था, ये 92 में जाके कितना हो गया, 84 बिलियन हो गया इन 2017। 92 में 338 मिलियन था, 2017 कितना हो गया, 84 बिलियन बिजनेस हो गया दोनों के बीच में। तो ये धीरे धीरे इन्होंने रिलेशन को डेवलप किया, लेकिन अभी भी फिर से 4-5 सालों से कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर क्या किया चाइना ने, फिर इधर बीच में 15-20 सालों से पाकिस्तान से काफ़ी रिलेशन बनाने लगा। अब ये इंडिया को पसंद नहीं आएगा कि पाकिस्तान सपोर्ट करो, पाकिस्तान और हमारा वॉर है, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। म्यांमार, बांग्लादेश, वहाँ से अच्छे रिलेशन बनाने लगा, मिलिट्री रिलेशन बनाने लगा चाइना। हाँ, ये चाइना मिलिट्री रिलेशन बनाने लगा, तो इससे फिर इंडिया को एक दिक्कत रही है, ठीक है। तो चाइना बीच बीच में ये गड़बड़ करता रहता है। उसके बाद देखो जापान एक, जबकि काफ़ी 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 छोटा है कंट्री, और 45 में एटम बम के अटैक से में काफ़ी नुकसान हो गया था, काफ़ी पीछे चला गया था, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत ही स्मार्टली अपने आप को रिबिल्ड कर, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये सब वहाँ की कंपनी है। तो अपने आप को इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने उससे बहुत ये किया, डेवलप किया अपने आप को, वर्ल्ड इकोनॉमी में लाके खड़ा किया अपने आप। सो Japan became a member of Organization of Economic Cooperation and Development in 1964. In 2017, it is the third largest economy in the world, and it is the only Asian member of G7. It is the 11th most populous nation in the world. Japan is the only nation that suffered the destruction caused by the nuclear bomb. तो वही एक नेशन है जो न्यूक्लियर बॉम्ब का भुगता हुआ है, बाकी किसी पर अटैक नहीं हुआ न्यूक्लियर का। It is the second largest contributor to the regular budget of the UN, contributing almost 10% of the total. इतना मतलब बिजनेस है, 10% ओवरऑल जो भी यूएन कंट्रीज हैं। तो अगर इसका ये देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे बजट का, यूएन का जो बजट है 10% इसका रहता है। जापान हैज ए सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस इन 19 में, जबकि अटैक हुआ था लेकिन बाद में दोनों के रिलेशन अपने आप ये कर लिए। जापान में अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी बदलाव किया गया था। पहले जापान में बहुत मतलब टेढ़ा कंट्री था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत आगे आगे हो रहा था, यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, इंडिया तक के बिल्कुल आने लगा था, इंडिया ठीक है। पे क्यों अटैक? मतलब काफ़ी बढ़ता जा रहा था उधर से, ईस्ट एशिया से, तो इंडिया की क्या मतलब नहीं, काफ़ी इंडिया में प्रॉब्लम थी जापान में? प्रॉब्लम नहीं थी, इंडिया पर अटैक नहीं बता रहे, इंडिया के जो भी उधर कंट्रीज थे ईस्ट में, वहाँ तक वो आ गया था, वो हाँ। लेकिन जापान और इंडिया में हमेशा रिलेशन अच्छे रहे, उसकी वजह ये रही है, बीच में रिलेशन बिगड़े थे। कैसे रिलेशन बिगड़े थे बीच में? क्योंकि जापान और इंडिया का जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब तो इंडिया को फ्रीडम मिला नहीं था, ठीक है ना। तो इंडिया चूंकि ब्रिटिश ये थी रूलर थे इंडिया 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 में,
तो वो इंडियन लोगों को, हाँ बस 5 मिनट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन लोगों को उनके मतलब आर्मी में भेज रही थी वर्ल्ड वॉर में लड़ने के। जापान के अगेंस्ट, ब्रिटिश, ब्रिटेन और जापान तो एक दूसरे के अगेंस्ट थे ना, ठीक है ना। तो इधर से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडियन पीपल को, लोगों को अपने आर्मी में एडमिट ये कर रहे थे जापान के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के। तो तभी सुभाष चंद्र बोस का वही तो ये है सिनारियो। वो क्या चाह रहे थे कि ब्रिटिश, भाई इंडिया तो ब्रिटिश के अगेंस्ट है, आज़ादी चाहिए, तो इसीलिए वो जापान के सपोर्ट में आए सुभाष चंद्र बोस कि जापान और हम लोग मिलकर बनाएंगे क्या, एक आर्मी, और जो कि ब्रिटिश को काउंटर करेगी। इसीलिए वो सेकंड विंग हुआ ना, जैसे कांग्रेस एक विंग में थे, कांग्रेस महात्मा गांधी कि यार चलो आज़ादी है ना, प्यार मोहब्बत से दिलाएंगे, और जो ये था सुभाष चंद्र बोस, वो वॉर और लड़ाई करके कॉन्कर करके आज़ादी चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश से, ये जापान से अलग एक मिलिट्री बनाना चाह रहे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जापान और ब्रिटेन एक दूसरे का अपोजिट थे, और इंडिया और ब्रिटिश भी भाई भाई कॉलोनी थी उनकी, तो इंडिया को आज़ादी चाहिए थी, इसलिए वो ये चाह रहे थे। ऑल्दो जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर ओनली 1% ऑफ द जीडीपी, सिर्फ 1% है पूरे जीडीपी का, जापान सिर्फ 1% खर्चा करता है। स्टिल इट इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर हम मिलिट्री आर्मी की बात करें, जबकि सिर्फ 1% खर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं खर्चा। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, डू यू थिंक जापान कैन इफेक्टिवली फंक्शन एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर? बिल्कुल। ऑल्सो फॉर अबाउट मेजर एग्रीमेंट साइन ड्यूरिंग हाई लेवल bilateral बिटवीन द टू नेशन इन द रिसेंट पास्ट। तो कह रहे हैं कि अभी जो भी कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वो भी आप पता करो, अगर दो कंट्रीज के बीच में, जापान से या इंडिया से किसी के बीच में एग्रीमेंट कुछ हो रहे हैं तो वो भी आप अपडेट रखो नॉलेज को। फिर साउथ कोरिया आ गया, ये भी धीरे धीरे पावरफुल होता चला गया। कोरियन पेनिनसुला वॉर डिवाइडेड साउथ कोरिया एंड देन नॉर्थ कोरिया, पीपल रिपब्लिक कोरिया एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर अलोंग द 30th पैरेलल, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद द कोरियन वॉर ड्यूरिंग 1953 डायनेमिक ऑफ द कोल्ड वॉर era further intensified the rivalries between the two sides. Both the Korea finally became the member of the UN in 1991. काफी कोल्ड वॉर रहा, लेकिन बाद में 1991 में ओके, ठीक है ना। So meanwhile, South Korea emerged as a center of power in Asia between the 1960s. It rapidly developed the economic power. इनका economic power, technology, इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफी एडवांस है साउथ कोरिया, ठीक है ना। उतना नहीं है, साउथ कोरिया के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास वेपन्स भी अच्छे हैं, मिलिट्री डिफेंस भी काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। ये था आपका